नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे नियुक्तियों पर सवाल, कांग्रेस में बवाल। उत्तराखंड कांग्रेस में नियुक्तियों पर नया घमासान छिड़ गया है। दरअसल उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संगठन में कई कुछ नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने आपत्ति जता दी है। साथ ही करण माहरा की ओर से की गई नियुक्तियों को तत्काल निरस्त कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की ओर से अध्यक्ष करण माहरा को लिखे पत्र में कहा गया कि उनके संज्ञान में आया है कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संगठन में जिला एवं ब्लॉक संगठन में कुछ स्थायी नियुक्तियां की गई हैं और ऐसी सभी नियुक्तियां जो कि एआईसीसी की मंजूरी के बिना की गई हैं उन्हें तत्काल निरस्त किया जाता है। हालांकि इस पत्र में नियुक्त किए गए पदाधिकारियों के नामों पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। प्रदेश प्रभारी की ओर से नियुक्तियों को निरस्त किए जाने के फैसले को करण माहरा के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि करण माहरा इन दिनों केदारनाथ उपचुनाव से पहले केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की तैयारियों में लगे हुए हैं। कांग्रेस के दूसरे चरण की यात्रा प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में 12 सितंबर से फिर शुरू होने जा रही, लेकिन इस यात्रा के शुरू होने से पहले करण माहरा को यह पहला बड़ा झटका लगा है। वहीं करण माहरा का कहना है कि वो इस संबंध में दिल्ली जाकर अपनी बात रखेंगे। सवाल यह है कि आखिर नियुक्तियों को निरस्त करने के क्या मायने हैं और आगे इस फैसले से क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में नया सियासी बवाल छिड़ गया है। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की ओर से की गई नियुक्तियों पर कैची चला दी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की ओर से अध्यक्ष करण माहरा को लिखे पत्र में कहा गया कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संगठन में जिला एवं ब्लॉक संगठन में कुछ स्थायी नियुक्तियां की गई है। ऐसी सभी नियुक्तियां जो एआईसीसी की मंजूरी के बिना की गई है उन्हें तत्काल निरस्त किया जाता है। हालांकि इस पत्र में नियुक्त किए गए पदाधिकारियों के नामों पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। देखिए, एक पत्र निश्चित रूप से आया है और उसका संज्ञान लिया जा रहा है। क्या मामला है, क्यों ऐसी स्थिति बन रही है, और प्रभारी जी से निर्देश प्राप्त करेंगे और जल्दी ही प्रभारी जी से दिल्ली में जाकर मुलाकात की जाएगी। जो भी उनकी शंका होगी उसका समाधान किया जाएगा। देखिए, इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस के अंदर सिर फुटबॉल चल रही है, तालमेल की कमी है, निर्णय संगठन के लोगों को विश्वास में न लेकर एक तरफा लिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर जब इसकी शिकायत हुई होगी तो कांग्रेस हाईकमान ने इसको निरस्त किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि है तो कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन अमूमन इस तरह की घटनाएं तभी घटित होती हैं जब आपसी तालमेल नहीं होता है और आपसी संघर्ष अंदर चल रहा होता है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि जब राष्ट्रीय दलों में जो है इस प्रकार के हेर फेर होते हैं, चाहे बात हम कांग्रेस की करें या हम भाजपा की बात करें। जैसे ही इनका जो है सत्ता परिवर्तन होता है, वैसे ही ये क्या करते हैं कि अपने ही लोगों को ये वहां पर दोबारा पदों पर नियुक्ति देते हैं, जिससे कि ये है पूरा जो है प्रदेश अपने हिसाब से चला सके। इसमें क्या जी द्वारा जो है जो नियुक्तियां की गई थी, उनका कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात 2 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात शैलजा जी जो कि प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड की हैं, उन्होंने आकर जो है वो नियुक्तियां रद्द कर दी। इससे कहीं ना कहीं जो है स्पष्ट होता है कि ये एक षड्यंत्र किया जाता है। जो भी दल दिल्ली से चल रहे हैं वो यहाँ पर जो है यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता है, यहाँ के जो नेता हैं, वो अपनी मर्जी से अपने राज्य के लिए कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं। उसमें पूरा हस्तक्षेप जो है दिल्ली द्वारा किया जाता है। वहीं सूत्रों की माने तो बीते लोकसभा चुनाव के दौरान पचवादून जिलाध्यक्ष के पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद यहां नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा उधम सिंह नगर में एक ब्लॉक अध्यक्ष और हरिद्वार में नगर अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, जिसका संज्ञान प्रदेश प्रभारी ने लिया है। आपको बता दें कि अप्रैल 2022 में करण माहरा को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं करण माहरा बीते 2 सालों से अपनी कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाए। बताया जा रहा है कि बीते 2 सालों से कार्यकारिणी की सूची कांग्रेस हाईकमान को दी गई है, लेकिन अब तक हाईकमान ने इस लिस्ट पर मुहर नहीं लगाई है। वहीं कुछ नियुक्ति करते ही हाईकमान ने उसे निरस्त भी कर दिया है। ऐसे में अब करण माहरा पर दबाव बढ़ गया है। देखिए, शीर्ष नेतृत्व की व्यस्तता की वजह से इसमें विलंब हो रहा है। पहले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये विलंब हुआ, इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव हर 5 साल में एक बार आते हैं, तो पूरा शीर्ष नेतृत्व ने ताकत वहां झोंकी हुई थी।
इस करके कहीं ना कहीं रुकावट आई। उसके बाद जो है कई राज्यों में उपचुनाव होने थे और अब तो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव घोषित हो चुके हैं। तो जैसे ही पहली फुर्सत होगी तो वैसे ही जिन जिन राज्यों की कार्यकारिणी घोषित नहीं हुई है वो घोषित होगी। और हमारी प्रभारी भी क्योंकि हरियाणा को बिलोंग करती हैं और वहाँ चुनाव में बहुत व्यस्त हैं, जैसे ही हरियाणा के चुनाव निपटेंगे तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी को भी काम करने के लिए हाथ चाहिए। संगठन की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है कि कार्यकारिणी की घोषणा जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। देखिए, ये तो वैसे कांग्रेस का अंदरूना मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि गिनती उल्टी शुरू हो गई करण महाराज जी की, कि अब उनको जाने का ये संदेश आ रहा है कि अब आपका काम पूरा हो चुका है। जब वो एक जिला अध्यक्ष की या ब्लॉक अध्यक्ष की वो नहीं कर सकते, नियुक्ति नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हाईकमान उनसे नाराज भी है और उनकी कार्यप्रणाली से नाराज भी है। तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस का अंदरूना युद्ध भी सामने आ गया कि जब हाईकमान को अपने प्रदेश के संगठन पर भरोसा ही नहीं, तो इसका मतलब कि अंदरूना बहुत बुरा हाल है और कांग्रेस केवल जो है सड़कों पर बात करने की कोशिश कर रही। राज्य सरकार ने जो नियुक्तियां की हैं, अभी धरातल पर उनका उन्होंने जो नियुक्ति पत्र भी दिए हैं तो वो बहुत नाकाफी हैं। हम उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ ये रोजगार हम चाहते थे, रोजगार का सृजन। जब उत्तराखंड राज्य बना तो यही सबसे बड़ा रोजगार का ही साधन, हमारे को कैसे रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धता हो। यहाँ की भौगोलिक स्थिति के आधार पर यहाँ पर जो हमारे संसाधन है उन पर हम लोगों का कैसे हक हुकुम हो, उसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस केवल झूठे लारे लापे देते हैं कि हम इतने नियुक्तियां करेंगे, आज तक वो नियुक्तियों का कुछ पता नहीं है, कि खा रहे हैं बेरोजगारों पे लड़ रहे। कुल मिलाकर प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ ही करण महारा को हाईकमान का साथ भी मिलता हुआ नहीं दिख रहा। वहीं एक तरफ भाजपा है। सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? क्या कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के इस फैसले का करण महारा की कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ेगा? आखिर क्यों करण महारा ने बिना अनुमतियों के नियुक्तियां की हैं? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो बात करेंगे जहां एक और करण महारा ने जो नियुक्तियां की उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है, तो एक और जहां बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है, तो वहीं क्या कांग्रेस अपना कुनबा कमजोर कर रही है? आज इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन काला जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ नेता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मोहन काला जी आपसे ही करते हैं। बहुत खुश नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, जबरदस्ती की डिबेट चल रही है, नहीं? जी पर कि आज जब नियुक्तियों पर रार आई तो आपकी डिबेट हो गई, पर जब राहुल गांधी जी ने पत्र भेजकर शाबाशी दी तो जब किसी ने डिबेट नहीं करी, मैं इसलिए मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी। पर देखिए, प्रभारी जी का कार्यक्षेत्र है, प्रभारी जी के हाथों की ये बातें हैं, और जो उत्तराखंड की जो प्रभारी है हमारी, ये उनके कार्य क्षेत्र का सवाल है। हो सकता है उनको कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है लगी होंगी, जिसके चलते उन्होंने कल जो है पत्र जारी कर कुछ नियुक्तियां जो हुई है, पर उसमें करण मेहरा जी से लगातार प्रभारी जी की बात हो रही है। करण मेहरा जी और पार्टी संगठन के जो हमारे तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार उनसे फोन पर भी संपर्क है और वैसे भी उन पर संपर्क हो रहा है। और जो भी चीजें सामने है, कुछ चीजें उनको लगता है प्रभारी जी के कार्य क्षेत्र में होंगी, जो उनको लगा होगा कि कुछ चीजों पर कहीं ना कहीं वो गंभीर दिखी, तो उन्होंने अपनी कार्यवाही करी है। पर लगातार उनसे जो है संपर्क में है करण मेहरा जी है, और बहुत जल्द जो है उनसे मिलकर इस विषय पर चर्चा भी होगी। और फिर से जो है नियुक्तियां जिस पूरे प्रदेश में जो है, या कार्यकारिणी के विषय पे बात करूं, चाहे नियुक्तियों के विषय पे बात करूं, कि और ये हर दल की प्रक्रिया है, एक खाली कांग्रेस ही नहीं, ये हर दल की प्रक्रिया है। कोई भी प्रभारी आए, सह प्रभारी आए, वो अपने निर्णय लेते हैं, फैसले लेते हैं, और ये भी प्रभारी जी का फैसला है। और बहुत जल्द उस पर जो है बैठकर आपके सामने सारी चीज़ें जो है सामने आएंगी। और जिस तरीके से अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन रहा था, देखिए किसी तरह की कोई रार, किसी तरह की कोई भी आपसी गुटबाजी कहीं उनको नज़र आती होगी, पर मुझे या आपको मुझे लगता नहीं कि हमें कहीं कोई नज़र आती है कि गुटबाजी
अगर इन सब चीज़ों को अगर आप गुटबाजी से देखेंगे तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हाल ही में सरकार के खिलाफ बयान, तीरथ सिंह रावत जी के लगातार कई बार बयान आए सरकार के खिलाफ में। तो ये चीज़ें होती हैं, अपनी बात रखने का एक वो अपनी बात को अपनी बात को रखने का कहीं ना कहीं जो उचित लगता है उस पर कार्यवाही की जाती है। कुमारी शैलजा जी को भी जो प्रभारी जो है उनको जो उचित लगा उन्होंने कुछ चीज़ों पर कार्यवाही की है, जो कुछ नुक्तियों पर कार्यवाही की है। पर हाल फिलहाल में बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों को जो है ठीक कर लिया जाएगा और आपको इसकी जानकारी भी दे दी जाएगी। मोहन काला जी, देखिए चर्चा शाबाशी पर तो पता नहीं, लेकिन हाँ बीजेपी में जब इस तरीके के बयानबाजियां होती हैं तो हम ज़रूर चर्चा करते हैं, जो कि करनी भी चाहिए और ये जानना भी हमारा परम कर्तव्य है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे उत्तराखंड की राजनीति में, हम यही चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। रविंद्र जी, अभी मोहन काला जी को सुना, मोहन काला जी कह रहे सब कुछ ठीक है, ये एक प्रक्रिया है और अगर उनको लगता है कि इस लिस्ट में नाम ठीक नहीं थे तो वो उसके अकॉर्डिंगली बातचीत चल रही है, आगे चीज अपडेट हो जाएंगी। अंदरूनी रार और कलह कहाँ से नजर आती है? देखिए, वैसे तो सीधे रूप से ये मोहन काला जी की पार्टी का मामला है, लेकिन अंदर का मामला जब तक ही अंदर होता है जब तक बाहर नहीं होता। और जिस प्रकार से मीडिया में लेके इसकी खबरों को आया, तमाम अखबार हो, आप न्यूज चैनल पे डिबेट भी कर रहे हैं, और ये पहला मामला नहीं है। मैं भी मोहन काला जी को सुन रहा था, ये कह रहे कि सभी प्रभारियों के अधिकार क्षेत्र का मामला होता है और सभी ऐसे। देखिए, किसी और प्रभारी का तो मुझे कोई संज्ञान नहीं है कि ऐसा कभी हो, लेकिन हाँ कांग्रेस में जो होता है, इससे पहले यादव जी थे, इनके लगातार ऐसे ही आरोप इन्हीं के नेताओं ने उनके ऊपर लगाया कि हस्तक्षेप करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो कांग्रेस का जो पार्टी चलाने का तरीका है वो सीधा सीधा दिल्ली से चलती है। देखिए, अभी कुछ समय पहले कुमारी शैलजा जी ने दिल्ली में बुलाए सारे के सारे नेता बैठक करने के लिए, प्रभारी वो यहाँ की है, बुलाए दिल्ली में बैठ के। तो ठीक है, वैसे तो इनका अधिकार क्षेत्र है, कहीं भी बुलाए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, देखिए राजनीतिक को अलग रख दे, अगर कि मैं कोई राजनीतिक बयान ना समझे थे, हमारे प्रदेश के करण महाराज जी नेता हैं, हमारे प्रदेश के नागरिक हैं, हमारे प्रदेश में लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, अगर उनके साथ उनकी दल इस प्रकार की दिल्ली में बैठा हुआ ये हरकत करता है तो कहीं ना कहीं रविंद्र जी आपको पर्सनली बुरा लग रहा है? नहीं, सवाल तो बनता ही है कि इस तरीके का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को के अंदर ही दिल्ली में बैठ के जिस प्रकार से निर्णय लिए जा रहे हैं यहाँ की पार्टी के, तो कहीं ना कहीं इनके जो यहाँ के लीडरशिप है उस पर कहीं ना कहीं उनको भरोसा नहीं है। और ये यहाँ का नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल का भी जो बेड़ा गर्क इनके दिल्ली में बैठे नेताओं ने किया, आज 90,000 करोड़ रुपए से ऊपर का कर्जदार हो गया। रविंद्र जी, आप अपनी बात को पूरा करें, उससे पहले मैं ये कह देना चाहती हूँ, आपने कहा कि कांग्रेस की सारी बातें दिल्ली में होती हैं, आपकी कहाँ होती हैं? आपकी भी तो दिल्ली जाती हैं बातें, आपके मुख्यमंत्री को भी रोज दिल्ली जाना पड़ता है, आप कहाँ बैठकर करते हैं अपनी बैठ के? नहीं, देखिए आप मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना पड़ेगा। सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, मैंने सिर्फ मुख्यमंत्री को इन्वॉल्व किया है। यहाँ पर तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, आपके और जो अन्य मंत्री हैं, सतपाल महाराज हो गए, तमाम लोग हैं, आए दिन दिल्ली में बैठे रहते हैं, अपनी अपनी नौकरी बचा रहे हैं। मेरी बात ही नहीं सुन रहा। अपनी अपनी नौकरी बचा रहे हैं। देखिए, दिल्ली हमारा किसी की भी सरकार हो, आज भाजपा की है, दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठता है और योजनाओं का, केंद्र से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्रियों को जाना पड़ता है, नीति आयोग की बैठकों के लिए जाना पड़ता है। और आपके संगठन में मजबूती बनी रहे, इसके लिए आप कहाँ जाते हैं रविंद्र जी? देखिए, आप संगठन और सरकार को एक जगह रख रहे हैं। आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए कि संगठन के लोगों को बुला के प्रभारी ने कभी दिल्ली में बुलाता कोई नहीं है, आपके यहाँ बुलाता कोई नहीं है, यहाँ पर जाना पड़ जाता है, मजबूरी हो जाती है, और जिनको बुलाया जाता है वो वापस नहीं आते। फिर आप देखिए, आप पिछले महीने दिल्ली में कुमारी शैलजा जी ने, प्रभारी ने दिल्ली में बैठक बुलाई इनके संगठन में। तो इससे आपको क्या समस्या है? यहाँ पे दिल्ली में होटल में बैठ के कैसे चल जाएगा? मैं संगठन की बात कर रहा हूँ।
देखिए, संगठन को चलाने के लिए आपको विश्वास तो कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, और लगातार इनके संगठन के ऊपर आवाज उठती है। पीछे यादव जी थे इनके, मैं पूरा नाम नहीं जान पा रहा हूँ, इन्हीं के लोगों ने उनके ऊपर ब्लेम लगाया कि यादव जी अपनी मन की चलाते हैं, यहाँ पे कुछ करने नहीं देते, जैसा वो चाहते हैं वैसा करते। तो वैसे तो इनका अपना मामला है कि जी ठीक है, इनकी पार्टी प्रभारी अगर चलाता है तो ठीक है, फिर उसके बाद दोष ना तो जनता को दे और ना ही आप ये दें कि आपका दल आगे बढ़ नहीं पा रहा। तो ये कहीं ना कहीं स्थानीय लीडरशिप की भी जो कमी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि करण महाराज जी एक अच्छे और एक आत्मसम्मानी इंसान है, उन्हें जरूर इस पे जवाब देना चाहिए। उन्हें वही क्या मतलब है, आप चलिए मेरे ठीक है, हस्तक्षेप करेंगे। पीसी तापलिया जी, एक प्रदेश अध्यक्ष को इतना नियुक्तियों भी का बेचारे निरस्त को होना कैसे देख रहे हैं आप? ठीक है रविंद्र जी, वापस आएंगे, रुक जाइए। अध्यक्ष को बना दो, ठीक क्या है फायदा फिर ऐसे प्रदेश रविंद्र अध्यक्ष जी, होने रुक का? जाइए। तापलिया जी, देखिए, जो डिस्कशन हमारा बच्चों जैसा हो रहा है, क्योंकि जो राजनीति है आज की, सबको पता है कि ये एक व्यवसायीकरण हो चुका है राजनीति का, और ये दो बड़ी कंपनियां हैं जो अपना व्यापार चला रहे हैं, और इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दिल्ली में बैठते हैं, यहाँ ये सब सेल्समैन हैं, और जो यहाँ पे भी जो बोल रहे हैं वो सबसे छोटे सेल्समैन हैं, उनको पता ही नहीं कि हमारा मैनेजर क्या कर रहे हैं दिल्ली। और आपने एक चीज देखी होगी कि भारतीय जनता पार्टी में भी सबसे कमजोर आदमी को अध्यक्ष बनाया जाता है प्रदेश का। आज इनको पूछा जाए कि इससे पहले कौन था और उससे पहले कौन था, नहीं बता पाएंगे, वो सब खो जाते हैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। तो कभी हम देखते थे इवन कांग्रेस में मजबूती से इनके अध्यक्ष बनते थे, और जो निर्णय प्रदेश अध्यक्ष ले लेता था उसको कभी केंद्र के लोग इंटरफेयर नहीं करते थे। हमने अपने छोटे में देखा था कि वहां लोकतंत्र था, लेकिन धीरे धीरे ये लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के बीमारी इन पे आ गई है, और वो दिल्ली के लोग इन जो प्रदेश की जो नेता हैं उनको इंटरवेन करने लग गए। और सबसे यही कारण है कि आज पूरा स्वरूप उत्तराखंड का जो कांग्रेस है वो बिल्कुल कमजोर हालत में, उनके आपस में लीडरशिप में कोई समन्वय नहीं है, और यही कारण है कि बेचारा अपने महाराज जी बहुत कमजोर पड़ते जा रहे हैं। और हरीश रावत जी उनको हरदम दिल्ली, क्योंकि हरीश रावत जी के पुराने दोस्त हैं दिल्ली में, वो दिल्ली में ही पैदा हुए, उनकी राजनीति दिल्ली से हुई, उनका संघर्ष ही दिल्ली में था। जब उत्तराखंड आंदोलन ले जाते थे तो हम पे पत्थर दिल्ली में मरवाते थे ये। तो मतलब वो दिल्ली से यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे वो जरा भी टॉलरेट नहीं करते किसी के भी लीडरशिप को, और ये बड़ी भारी समस्या हो गई। क्योंकि हम चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष उत्तराखंड में हो, क्योंकि आज ये जो राष्ट्रीय दल हैं, ये दल धन बल के आधार पे राजनीति इन्होंने इस्टेब्लिश कर ली है। और भारतीय जनता पार्टी के पास एक और बड़ा सिस्टम है, गैंग, जो जिनको खिलाते पिलाते रहते हैं और वो इनका प्रचार करते रहते हैं, वो ताकतवर के रूप में। और यही कारण है कि इन बेचारों को धन इवन कसाईयों से लेना पड़ता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड बड़े बड़े कसाईयों से भारतीय जनता पार्टी ने लिए, ये जग जाहिर है। इन्होंने जो हमारे यहाँ सुरंग बना रहे हैं उनसे भी इलेक्ट्रल बॉन्ड लिए, क्योंकि पैसा इकट्ठा करना पड़ रहा है इन तमाम जो सेल्समैन हैं इनको संचालित करने के लिए। तो ये दुर्भाग्य है इस राज्य का, और इस राज्य में जिस तरह से राजनीति संचालित कर रही है दिल्ली के मठाधीश, वो जनहित में नहीं है। जन का की जो उम्मीदें हैं वो धराशायी होती जा रही हैं। 24 साल में आज जो पार्टियां ये डिसाइड न कर पा रही हो, जिनकी लीडरशिप, कि इस राज्य को एक परमानेंट राजधानी चाहिए, कितने कमजोर नेतृत्व हम लोगों के पास है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों में। यानी जो इंटेलेक्चुअल है वो किनारे लग गया है, वो हाशिए में जा चुका है। उत्तराखंड इंटेलेक्चुअल की स्टेट मानी जाती है, और जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल थे हमारे, वो आज उसके लिए काम कर रहे हैं दिल्ली में। आपने देखा होगा एनएस से गुजराती लॉबी के लिए काम कर रहे हैं। वहां ऊपर देखिए सीडीएस साहब का नाम ही नहीं मालूम लोगों को कि सीडीएस कौन है, वो किसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये चिंताएं है देश की चिंता इतनी है कि रक्षा सुरक्षा भी आज हमारी कितने तार होती जा रही है, हम सब देख रहे हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब अगर इस डिबेट में आए और इसमें जो प्रवक्ता है इस पे चिंता व्यक्त करें। मैं ये चाहता हूं ना कि
ये है कि ये ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, बड़ा अजीब सा लग रहा है। लेकिन कमजोर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा भी देती है और कमजोर प्रदेश ठीक अध्यक्ष है, अब इसका जवाब लेते हैं आगे। अरुण शर्मा जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। पीसी थपलियाल जी कह रहे हैं सबसे कमजोर प्रदेश अध्यक्ष अब भाजपा में भी बनते हैं और कांग्रेस में भी बनते हैं, बना ही इसीलिए जाते हैं। यसी देखिए, थपलियाल जी ने तो दोनों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी घोषित कर दिया। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि निश्चित तौर पर दोनों बड़े राजनीतिक दल हैं, लेकिन ये तय है बिल्कुल कि अगर राजनीति किसी प्रदेश की चलेगी वो तो दिल्ली से गवर्न होगी। वहां मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वहां सांसद कौन बनेगा, वहां विधायक कौन बनेगा, ये सब कुछ दिल्ली तय करती है। हम लोग केवल मूक दर्शक हैं। और उसी स्थिति में आज कांग्रेस की स्थिति भी है कि करण महारा ने एक डिसीजन ले लिया और शैलजा ने उसे पलट दिया, क्योंकि शैलजा पुरानी नेता है और केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी है, वर्तमान में भी सांसद है। तो आज मैं एक चैनल पे डिबेट में भी देख रहा था, तो वहां हरियाणा में भी शैलजा की और हुड्डा की लड़ाई बताई जा रही थी। तो ये चीजें हैं। कांग्रेस में भी और भाजपा में भी कोई एक दूसरे को बख्शने को तैयार नहीं। ये दीगर बात है कि थपलियाल जी की इस बात से मैं भी सहमत हूं कि कमजोर अध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन जो अध्यक्ष कांग्रेस में बना है ये हरीश रावत की मर्जी से बना। हरीश रावत का भांजा है, भतीजा है। इससे पहले अगर गणेश गोदियाल को याद हो तो वो भी हरीश रावत की मर्जी से बना था। बिल्कुल, चुनाव हार गए विधानसभा का, तो वो हटा दिया गया। और गणेश गोदियाल ने तो उस बेइज्जती से बचने के लिए खुद ही इस्तीफा दे दिया। और आज गणेश गोदियाल लोकसभा चुनाव के बाद मुझे लगता है कि इस प्रदेश में कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता हो गया। और उसके बाद जो बद्रीनाथ सीट जीती उसमें पूरी की पूरी मेहनत गणेश गोदियाल की। हरीश रावत जैसे नेता तो वहां झांकने भी नहीं गए, वो अपने लड़के के चुनाव में फंस के रह गए। तो ये तमाम स्थितियां हैं। लेकिन ये भी सही बात है कि इस प्रदेश में कांग्रेस के अंदर जो भी फैसले होंगे वो कहीं ना कहीं हरीश रावत की छत्र छाया में होंगे। और इसी वजह से मुझे लगता है, इसी वजह से कांग्रेस लगातार इस प्रदेश में कमजोर पड़ती है। हम पिछली डिबेट में भी चर्चा कर चुके हैं कि कांग्रेस लगातार 5 चुनाव हारी है, 3 विधानसभा के, 2 विधानसभा के और 3 लोकसभा के। और जबकि कांग्रेस की स्थिति ये नहीं थी। एक जमाने में कांग्रेस बहुत मजबूत होती थी और 2009 में अगर आपको याद हो तो 5 सीट जीती थी कांग्रेस ने, जिसमें हरीश रावत की भी एक सीट थी हरिद्वार से। लेकिन इन्हीं उलटबाजियों की वजह से, कलाबाजियों की वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं अर्श से फर्श पर आ गई। आज स्थिति ये होती है कि कांग्रेस का कोई नेता अपने बलबूते पे चुनाव जीत जाए तो जीत जाए। उनके पास ऐसा कोई नेता नहीं है जैसा मोदी के नाम पर भाजपा चुनाव जीतती है। कम से कम ये एक बहुत बड़ी कमी है कि बहुत बड़ा मास लीडर नहीं है। आप राहुल गांधी को, प्रियंका को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया गांधी को प्रोजेक्ट करते हुए कोई चुनाव उत्तराखंड में नहीं जीत सकते। ये भी एक सत्य है। लेकिन भाजपा मोदी के प्रोजेक्ट करके चुनाव जीतती है। अब उसे कुछ भी कह ले, वो एक आभा मंडल कह लीजिए, एक प्यार कह लीजिए, इस उत्तराखंड के लोगों का स्नेह कह लीजिए, लेकिन उनको लाभ मिलता है जो लाभ कांग्रेस को नहीं मिलता किसी भी बड़े चेहरे का। तो ये तमाम स्थिति है। और उसके बाद जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये गवर्न तो दिल्ली से ही होंगे, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। बीजेपी में किसी की हिम्मत नहीं है आज की तारीख में, कितना बड़ा नेता हो, जो अपनी बात मोदी और शाह के सामने खुलकर कह सके। केवल यस मैन बनकर रह जाते हैं सबके सब। ऊपर से जो आदेश आता है सब उसके पालन में लग जाते हैं। अपनी कोई सोच, ऐसा लगता है कि जैसे अपना ओरिजिनल जो कहीं खो गया है बीजेपी में भी, कांग्रेस में भी। और इसीलिए गाए बगाए आपको विरोध के सुर उठते रहते हैं। आज की तारीख में अगर बीजेपी की बात करें तो अनिल बलूनी, निशंक, धन सिंह रावत, त्रिवेंद्र रावत, ये गुट बन गया है धामी के खिलाफ। और अगर आप वैसे परिप्रेक्ष्य में देखें
इन्हीं लोगों के, धन सिंह का इसलिए नहीं आया क्योंकि धन सिंह कैबिनेट का हिस्सा है, लेकिन बाकी सबके देखे तो कोई ना कोई सरकार के खिलाफ बयान आए, समय समय पर सरकार बयानबाजियां को करता कटघरे में रहता करते हुए बयान आए हैं। है। बिल्कुल ठीक है, तो वापस ये चीजें भी सामने है। वापस आते हैं अरुण शर्मा जी। जी और चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से किरण महारा ने जो नियुक्तियां की उनको शाहजहां कुमारी द्वारा फिलहाल निरस्त कर दिया गया है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चर्चा इसी पर कर रहे हैं और यहाँ पर मोहन काला जी का रुख कर लेते हैं। मोहन काला जी, देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें अभी थपलियाल जी ने कही कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कमजोर चुना जाता है, साथ ही साथ दिल्ली से ही दोनों पार्टियां जो है वो संचालित होती हैं, लेकिन जो गुटबाजी है वो नजर आती है। और हरीश रावत जी का जो अहम रोल अब यहाँ पर जिक्र कर रहे थे अरुण शर्मा जी कि उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है प्रदेश अध्यक्ष में, हालांकि एक बड़ा चेहरा जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से कांग्रेस को अक्सर खामियाजा भुगतना पड़ता है। नहीं, देखिए, अगर राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, उत्तराखंड के और देश के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे बात करूं तो आज जिस कद पर हरीश रावत जी हैं उस कद पर शायद मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास भी इस लेवल पर नेता उत्तराखंड प्रदेश के अंदर नहीं होंगे। हरीश रावत जी हमारे बड़े नेता हैं और कोई भी फैसले अगर होते हैं तो ये निश्चित तौर पर तय है कि पार्टी उनसे जो है बातचीत करती है, पार्टी उनसे जो है सुझाव मांगती है और वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े पुराने दिग्गज नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, उनके अनुभव के अनुसार पार्टी कार्य करती है, तो इसमें गलत क्या है। रही बात जिस तरीके से जो चीजें निकल कर आ रही है, मैं समझता हूँ कि इतना गंभीर मुद्दा शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ नुक्तियों पर कुछ नुक्तियां जो है उन्होंने रद्द की हैं, पर हाल फिलहाल में उनके साथ बैठकर चर्चा कर कर हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ असमंजस रह गया हो, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई हो, उनको ब्रीफ करने में कहीं ना कहीं कुछ चीज चूक गई हो कि भाई वो ना समझ पाई हो और उन्होंने जो है इस तरह का फैसला लिया है। पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष या पार्टी के तमाम नेता जब उनसे बैठकर इस विषय पर बात करेंगे, जब ब्रीफ करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि सारी चीजों के हल निकल कर आएंगे। और जिस तरीके से भी आपने भी और हमारे जो यूकेडी से हमारे थपलियाल जी, उन्होंने भी इन चीजों को कहा, और ये निश्चित तौर पर देखो, दोनों, ये एक दल कांग्रेस की बात नहीं है, ये दोनों दलों के परिप्रेक्ष्य में है। जिस तरीके से मैं भाई रविंदर जी को सुन रहा था, अरे आपके यहाँ, मुझे आप बताइए ना, जब आपके यहाँ सब कुछ उत्तराखंड से चलता है तो दुष्यंत गौतम जी क्या करने आए हुए? वो प्रभारी के रूप में रूप क्यों निभा रहे हैं? आपके यहाँ क्या बिना प्रभारी के या बिना दिल्ली की सहमति के क्या आप कुछ भी कर लेते हैं क्या? अभी प्रदेश के मंत्री जो है लगातार, चाहे धन सिंह रावत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, चाहे अन्य मंत्रियों की बात करूं, वो दिल्ली दरबार में नतमस्तक थे, वो दिल्ली दरबार की परिक्रमा कर रहे थे। चाहे जेपी नड्डा जी की परिक्रमा के विषय में बात करूं, चाहे मैं अमित शाह जी की परिक्रमा के विषय में बात करूं, तो ये पार्टी का अपना एक कार्य क्षेत्र है और पार्टी की लीडरशिप जो है वो लीडरशिप तय करती है चीजों को। पर जिस तरीके से अभी सीपी जो हमारे थपलियाल जी ने जो कहा, मैं नहीं समझता हूं कि करण मेहरा जी कोई कमजोर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, जिस तरह से आप कह रहे थे पीसी थपलियाल जी, करण मेहरा जी 2022 से लगातार जब से प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए हैं, सड़क पर लगातार अगर आप देखेंगे तो वो संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में, पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के नेतृत्व में, चाहे हरीश रावत जी हो, चाहे गणेश गोदियाल जी हो, चाहे प्रीतम सिंह जी हो, चाहे यशपाल आर्या जी हो, वो तमाम बड़े नेताओं के नेतृत्व में हमने जो है 2 उपचुनाव, चाहे मैं मंगलौर के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, चाहे मैं बद्रीनाथ के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, हमने सबने मिलकर एक साथ लड़कर, और आप कह रहे हैं गुटबाजी। आप मुझे बताइए ना कि बद्रीनाथ के उपचुनाव में और मंगलौर के उपचुनाव में पार्टी के सारे तमाम नेता एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को मुंहतोड़ जवाब देने का काम मंगलौर में भी किया और बद्रीनाथ में भी किया। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई आपसी गुटबाजी या जिस तरीके से जो चीज को यहाँ उभार कर दिखाया जा रहा है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब आपस में सभी नेता, अगर आप देखेंगे अभी हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे बात करूं, हरिद्वार में जिस तरीके से अभी एक युवक की जो हत्या हुई, जिस तरीके से उस लड़की की बॉडी बिल्डर की जिस तरह से हत्या हुई, उस मुद्दे को लेकर हो, या हरिद्वार में नाबालिग रेप कांड को लेकर हो, या चाहे तमाम जितने भी मुद्दे हो प्रदेश के, उन तमाम मुद्दों पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता एक होकर जो है लड़ने का काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। और इन नुक्तियों पर भी जो है प्रभारी महोदया से बैठकर जो है जल्दी, क्योंकि अभी हरियाणा का चुनाव चल रहा है और वो हरियाणा की गद्दावर नेता है और इस परिप्रेक्ष्य में उन पर बैठकर बात होगी और ये सारी नुक्तियां जो रद्द हुई है इनको फिर से पुनः जो है बहाल कराने के लिए। मोहन काला जी, अब चूंकि मैं हरियाणा की बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अभी जैसा कि अरुण जी ने कहा कि ये सुर तो वहां पर भी सुनाई पड़ रहे हैं कि हुड्डा वर्सेस शैलजा कुमारी हो गया है, तो गुटबाजी आपको ओवरऑल देखने को मिल रही है। जी, क्या बात करूं?
जी, अभी यहाँ पर जैसे अरुण शर्मा जी कह रहे थे कि हालांकि हरियाणा की बात हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी बात गुटबाजी की हो रही है। बाकी सबको म्यूट करिए प्लीज। और बीच में डिस्टर्बेंस आ रही है, थोड़ा ये बोलो। मोहन काला जी, जी यहाँ पर जो गुटबाजी का जिक्र जब हो रहा है तो अभी यहाँ पर शैलजा कुमारी जी और हुड्डा के बीच में जो तनातनी है उसका जिक्र मैंने लगातार कहा ना, सामने मैं आ रहा उसी है। परिप्रेक्ष्य में तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर या मंगलौर उपचुनाव, ये लगातार जो पार्टी की मजबूती के साथ पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो हरीश रावत जी हो, चाहे प्रीतम सिंह जी हो, चाहे गणेश गोदियाल जी हो, चाहे करण मेहरा जी हो, चाहे हमारे और भी नेता हो, यशपाल आर्या जी हो, सब नेताओं ने एक साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े होकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर लड़ने का काम किया, और उसका रिजल्ट था कि हमने बद्रीनाथ उपचुनाव और मंगलौर उपचुनाव जीतने का काम किया। और अब केदारनाथ को लेकर भी जो है पार्टी के तमाम बड़े नेता एक साथ खड़े होकर जो है इस चुनाव को लड़ेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम उस केदारनाथ के उपचुनाव को भी जीतने का काम कांग्रेस करेगी। पार्टी लगातार मुद्दों पर जो है लड़ने का काम कर रही है, करण मेहरा जी के नेतृत्व में, पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के नेतृत्व में। अगर मैं आपसे तमाम जो हमारे जो विधायक है या सांसद प्रत्याशी रहे हैं, वो सब आज एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर आकर रविंद्र कुमार जी, जी रविंद्र कुमार जी, अभी यहाँ पर आपने सुन लिया मोहन काला जी को, वो साफ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है, सबसे ज्यादा गुटबाजी आपके में देखने को मिलती है। और जो कि जाहिर है नजर आती, दोनों ही पार्टियां जो हैं वो उनमें एक समय समय पर गुटबाजी नजर आती है, और इससे आप इनकार नहीं कर सकते। हालांकि बीजेपी का जो प्लस फैक्टर है वो यह है कि संगठन की ताकत इतनी है कि सीधे फटकार लग जाती है, 2-4 लोगों को अल्टीमेटम दे दिया जाता है। अभी हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी बुला के समझाया गया है कि थोड़ा सा कंट्रोल में रहिए। तो इस तरीके की चीजें होती रहती हैं, आम है। अनम्यूट कीजिएगा। अच्छी बात है ये कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की चीजों को आपको सूत्रों के हवाले से या अपने अनुभव से ऐसी बातों को कहा जाता है, जबकि कांग्रेस के अंदर ऐसी बातें अखबारों में छपती है, बयानों द्वारा छपती है। रविंद्र जी प्लीज, तो ये अंतर तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का है ही है। प्लीज जब त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत के बयान आते हैं ना, तो हम बहुत क्लिप के साथ इस पर बात करते हैं, बिना क्लिप के बात नहीं करते हम। ऑडियो क्लिप्स होती है हमारे पास, वीडियो क्लिप्स होती है हमारे पास, तो ये कहाँ से आती है? मैं उसी बात पे आऊँ। कब आएंगे आप उस बात पर? मैं यही तो बता रहा हूँ ना। देखिए, आप लगाइए कि किसी का बयान आना या किसी के ऊपर आप देखो कि जिस प्रकार से शैलजा जी ने इनकी नियुक्तियों को रद्द किया, ऐसा कोई उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या दिखाई देना। इससे पहले इनके प्रभारी यादव जी थे, मैं पूरा नाम उनका नहीं जान पा रहा हूँ, उनको लेकर भी सभी इनके प्रमुख नेताओं ने इल्जाम लगाया कि यादव जी की वजह से हम हार गए, वो अपनी मन की करते थे, वो ऐसा करते थे, वो वैसा करते थे। मोहन काला जी कुछ कह रहे हैं, मोहन काला जी को सुन लेते फिर आते वापस। मोहन काला जी, देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री से पद से कब हटाया गया? क्योंकि सबसे पहले तो उन्हें फर्स्ट मुख्यमंत्री का अवार्ड दिया, सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री का, और फिर रातों रात कह दिया भैया नमस्ते। फिर लिया है तीरथ सिंह रावत जी को, तीरथ सिंह रावत जी को 6 महीने भी नहीं चलने दिया, उन्हें भी बेचारों को नमस्ते कर दी, कहना भैया नमस्ते। तो मैं ये देखिए, ये पार्टी ये अपनी और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि कब ऐसा दिखाई दिया, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि तीरथ सिंह रावत जी की क्या कमी थी बताइए, तीरथ सिंह रावत की क्या गलती थी, आपने क्यों नहीं काम करने दिया? ये मैंने आपसे कहा ना, ये पार्टियों की देखिए, पार्टियों के नेताओं की या पार्टी की अपनी नीतियां हैं, कहीं पार्टियों को कोई कमी उनमें भी नजर लगी आई होगी। ऐसी तो तीरथ सिंह रावत जी को जो है पार्टी ने चलता नहीं कर दिया भाई, उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी पार्टी को नजर आई होगी, इनके राष्ट्रीय नेतृत्व को नजर आई होगी, इनके जो वन मैन आर्मी है, इनके यहाँ जो 2 जने जो हम 2 और हमारे 2 की जो सरकार चलाते हैं, उनको शायद कोई कमी नजर आई होगी, तभी तो उन्होंने तीरथ सिंह रावत जी को चलता करा ना, ऐसे कोई चलता कर दिया। और मैं यहाँ कह रहा हूँ कि हमने नियुक्तियां रद्द की हैं,
हमने किसी को अभी तक ये नहीं कहा कि हाँ किसी को नियुक्तियां नहीं दी जाएंगी या उन पर बैन लगा दिया कि करण मेहरा जी किसी को आगे बना ही नहीं सकते हैं। अरे इस तरीके नियुक्तियां का तो कोई आज तक सामना नहीं हुई नहीं है। 3 साल में और भाई। आप मुझे बताइए, आज तक आप मुझे बताइए कार्यवाही कि नहीं हो हुई। सकता है कि कहीं ना कहीं कुमारी दो शैलजा विचारों जी में में और 2-3 प्रदेश पड़ा अध्यक्ष जी है, में वो कहीं ना लेकर कहीं रख संगठन दिया। के लोगों में हमें कुछ सवाल तालमेल तो की एक कहीं बात कमी है। रह गई होगी और उस आप कमी बताओ के ना, चलते मोहन जो जी, है मोहन जी, बनी तीरथ कहाँ सिंह है? रावत को अभी आप क्रेडिट दे रहे थे चुनाव जिताने का, बदरीनाथ और बंगलौर का, भैया, तीरथ सिंह लेकिन रावत इससे जी को पहले क्यों चलता है? लोकसभा चुनाव में तीरथ सिंह रावत का क्या योगदान रहा? वो एक ही सीट पर टिके रहे, एक ही सीट पर जमे रहे। माफ कीजिएगा, हरीश रावत जी की बात कर रही हूं मैं। क्या कहा आपने यशी जी? मोहन जी, अभी आप कह रहे थे कि हरीश रावत जी को पूरा क्रेडिट जाता है बंगलौर सीट और बद्रीनाथ जिताने के लिए। लोकसभा चुनाव में ही ये बगावत के सुर उठ रहे थे कि हरीश रावत जी ने कोई मदद नहीं की, हरीश रावत जी सिर्फ अपने बेटे को चुनाव लड़ाने में व्यस्त रहे। नहीं, बद्रीनाथ और मंगलोर लोकसभा के बाद चुनाव हुआ, लोकसभा के साथ में चुनाव नहीं हुआ। लोकसभा मैं के कब बाद कह रही हूँ चुनाव एक हुआ, साथ चुनाव हुआ? उनके बेटे लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। मैं वही विधानसभा कह का रही चुनाव नहीं लड़ रहे हूँ थे हरीश मोहन रावत काला के जी, बेटे। मैं वही कह रही वो हूँ। लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में और विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करूं तो बहुत अंतर आ जाता है कहीं ना कहीं, तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, हरीश मंगलौर रावत के जी उपचुनाव लोकसभा की बात चुनाव में करूं, हरीश रावत जी मंगलौर नहीं उपचुनाव रहते की हैं बात करूं, चाहे और बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव में बद्रीनाथ, हरीश यशी जी रावत सुन जी पूर्व लीजिए, मुख्यमंत्री चाहे हो मैं जाते बद्रीनाथ हैं। के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, चाहे हरीश रावत जी हो, चाहे प्रीतम सिंह जी हो, चाहे करण मेहरा जी हो, या फिर चाहे यशपाल आर्या जी हो, चाहे गणेश गोदियाल जी हो, हमारे सारे तमाम बड़े नेताओं ने एकजुटता के साथ इस दोनों चुनाव को लड़ने का काम किया। और दोनों चुनाव के उपचुनाव में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा हुआ कि हमने भारतीय जो सत्ता में पार्टी रही उसको दोनों सीटें हराने का काम किया। ये भी तो आप देखिए ना। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ, लोकसभा के बाद चुनाव हुआ और हरीश रावत जी पूरे प्रदेश में जो मोहन है काला कांग्रेस जी, के बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो जानकारी आप उनके इतना कद का डीपली, नेता- एक सेकेंड रुकिए मोहन काला, ये जो जानकारी आप साझा कर रहे हैं, मैं इस बात से डिनाई कब कर रही हूँ? ये तो मुझे भी पता है कि लोकसभा चुनाव पहले हुए, उसके बाद उपचुनाव बाद में हुए। अपने बेटे के चुनाव में काम कर रहे थे, उनके बेटे ने पहले चुनाव लड़ा विधानसभा का और उस टाइम भी अगर आप देखेंगी तो उसके बाद वो लोकसभा चुनाव में क्या कर रहे थे? मैं वही तो कह रही हूँ, वो बाजपुर में लोकसभा भी चुनाव थे। में क्या कर रहे थे? ये तो पूरे प्रदेश में वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में नजर आ रहे थे। वो गद्दावर नेता है कांग्रेस के, इससे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये जितने भी हमारे चाहे यूकेडी से बैठे हो, चाहे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हो, चाहे बीजेपी के नेता भी इस बात के लिए स्वीकार करते हैं कि आज भी उनके बराबर कोई उतना बड़े दल का कोई भी, किसी भी दल में इतने बड़े कद का कोई नेता नहीं है। और वो हमारे वरिष्ठ नेता है और पार्टी की कोई भी प्रभारी आएगा, पार्टी का कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो गद्दावर नेता है, अनुभवी नेता है, उनका एक लंबा एक्सपीरियंस राजनीति में रहा है, सत्ता में रहा है, तो वो लगातार उनसे जो है संपर्क करते हैं, लगातार उनके सुझाव पार्टी पर प्लेटफॉर्म पर आते हैं और उनके सुझाव को मद्देनजर रखते हुए चीजों को होता है। और अभी भी ये जो नियुक्तियों का मामला है, इस पर भी जो है बैठकर सारी चीजों पर मंथन होकर और ये अरुण जी, आपको क्या लगता है ये जो इंटरफेरेंस हुआ है, ये जो नियुक्तियां निरस्त की गई है, इसमें क्या हरीश रावत जी का भी कुछ रोल हो सकता है? पूरा रोल। और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि काफी खास माने जाते हैं करण महाराज जी। जी अरुण शर्मा जी, अरुण शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? शर्मा साहब, अरुण शर्मा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अरुण शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है जी। आपने मुझसे पूछा तो, लेकिन इस शोरगुल में वो सुनाई नहीं दिया, माफ कीजिएगा। देखिए यशी जी, हरीश रावत का रोल निश्चित तौर पर बहुत अहम है, कांग्रेस को उठाने में भी और कांग्रेस को आज फर्श पर लाने में भी। क्योंकि अगर पिछले 2 चुनाव हम देख लें विधानसभा के, तो दोनों चुनाव में हरीश रावत की वजह से अंत तक टिकट तय नहीं हो पाए थे कांग्रेस के, और अंतिम नामांकन से पहले ही इन्होंने उम्मीदवारों की घोषणा करी। तब तक कभी हरीश रावत बाजपुर से लड़ना चाह रहे थे, कभी किच्छा से लड़ना चाह रहे थे, कभी रामनगर से लड़ना चाह रहे थे, और इस सीट में जो तैयारी कर रहे थे कांग्रेस की, वो भी बेचारे संघर्ष में फंसे रहे, इस इंतजार में फंसे रहे। तो रामनगर वाले को तो सल्ट जाना पड़ा। आप लगा लीजिए ना, ये सारी चीजें हमारे सामने है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि हरीश रावत ने 3 लोकसभा चुनाव जीते, 1 राज्यसभा चुनाव जीता,
और उनके नेतृत्व में कांग्रेस को कई बार जीत भी मिली। लेकिन अगर वो 5 साल याद हो किसी को, जब नारायण दत्त तिवारी इस सूबे के मुख्यमंत्री थे तो हरीश रावत प्रदेश अध्यक्ष होते थे, और हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने नारायण दत्त तिवारी को, अपने ही मुख्यमंत्री को, काले झंडे भी दिखाए थे कई जगह। तो ऐसा क्यों था? फिर तिवारी जी कुछ दिन बाद दिल्ली चले जाते थे कि अच्छा अब आप संभालिए, हम दिल्ली जा रहे हैं, और दिल्ली जाके वो फिर वापस आ जाते। आपके यहां भी तो आज तक तिवारी जी के अलावा कोई मुख्यमंत्री ऐसा रहा नहीं जो 5 साल चलाओ। और आज भी मैं ये मानता हूं कि इस प्रदेश के विकास में और प्रदेश के जो व्यवसायिक स्थिति है उसके विकास में जो योगदान है वो नारायण दत्त तिवारी का सबसे ज्यादा है। उनके समय की कई योजनाएं आज भी धरातल पर उतर रही हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि हरीश रावत बड़े नेता हैं, लेकिन किस तरह के बड़े नेता है कि उन्होंने पार्टी को अर्श में भी पहुंचाया और आज फर्श में भी लगा दिया। और क्योंकि देखिए हमेशा क्या होता है, जो अध्यक्ष होता है वो अपने हिसाब से बहुत चीजें करना चाहता है और वो बड़े नेताओं को रास नहीं आती। इसीलिए लोकसभा चुनाव में तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस के चुनाव लड़ने को मना कर दिया था पहले। आपको ये भी याद होना चाहिए कि क्यों नहीं चुनाव लड़े भाई आपके बड़े नेता, क्योंकि मोदी फोबिया का एक डर था जिसकी वजह से वो पहले ही मैदान छोड़कर भाग गए। लड़ने वाली बात तो बाद में थी, और उसका नतीजा देख लीजिए क्या निकला कि 5 की 5 लोकसभा सीट कांग्रेस हार गई। अगर हरीश रावत खुद हरिद्वार से चुनाव लड़ते, प्रीतम सिंह टिहरी से लड़ते, तो निश्चित तौर पर उसका जो फैसला होता, जो रिजल्ट होता, शायद दूसरा होता। गणेश गोदियाल के अलावा बताइए आपके कौन से नेता ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा? कोई नहीं लड़ पाया। और हम लोग तो क्योंकि चुनाव में भी लगातार घूम रहे थे, एक एक जगह, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक एक विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे थे उस दौरान भी, तो हमको शायद जो जमीनी स्थिति है वो हमसे ज्यादा कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं पता, जो गए नहीं कहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की स्थिति, और कांग्रेस देखिए खासकर किसी प्रदेश अध्यक्ष के निर्णय को हरीश रावत आसानी से पचा नहीं पाते, भले ही उनके भतीजे हों। अब ये स्थिति तो सबके सामने है। और हरीश रावत की एक मंडली है, महेंद्र सिंह मारा, कुंजवाल जी, प्रदीप टमटा, एक मंडली है। हरीश रावत जब भी कोई चुनाव लड़ने की बात होगी इन्हीं में से किसको फिट करते हैं। और ये देख लीजिए, इसीलिए प्रदीप टमटा कितनी बार चुनाव हार गए। पहले विधानसभा चुनाव हारे, फिर लोकसभा चुनाव हारे, कितनी बार हार गए। अब ये तो सबके सामने है। कुंजवाल जी चुनाव हार गए, ये तो सबके सामने है। महेंद्र सिंह महाराज चुनाव हार गए। अरे ये हमें इधर उधर की बात नहीं करें, ये तो उत्तराखंड के नेताओं की हम बात करें कांग्रेस की। दूसरी चीज, जैसे ये आपने एक बात कही कि बीजेपी में बड़ा संगठन है, तो बीजेपी का चाबुक बहुत मजेदार चलता है। हाँ। वहां सबको पता है कि अगर संगठन से थोड़ा भी इधर उधर हुए तो पैदल कर दिए जाओगे। आज तमाम बड़े नेताओं की बीजेपी में स्थिति क्या है उस बारे में मैं बोलना नहीं चाहता, मेरे पास पूरी लिस्ट है। आज बंशीधर भगत का है जो प्रदेश अध्यक्ष होते थे, आज मदन कौशिक का है जो प्रदेश अध्यक्ष होते थे, और भी तमाम नेता हैं। निशंक का है जो केंद्रीय मंत्री होते थे। अब आप लगा लीजिए ना, तीरथ सिंह का है गायब सीन से। तो ये बीजेपी का जो चाबुक है ये बहुत मजबूत होता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी केवल दिल्ली जा जाकर बचे हुए हैं। अरुण शर्मा जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी दिल्ली जा जाकर थोड़ा बचे हुए हैं, कम से कम सुर्खियों में तो रहते हैं। हाँ, वो नजदीक है ना वहाँ केंद्रीय नेतृत्व के, तो उनको थोड़ा सेफ साइड मिल जाती है। हाँ, तब लिया जी। जो अभी संपूर्ण रूप से शर्मा जी ने बताया, और ये भी तय है कि जो लीडरशिप है आज उत्तराखंड में, अकाल पड़ा हुआ है नेताओं का। हमारे पास विजनरी नेता नहीं है। इवन ले दे के अगर अंधों में काना राजा, अगर ये हरीश रावत को मानते हैं, लेकिन हरीश रावत ने हमेशा इस राज्य को नुकसान पहुंचाया अपने एक अहम के कारण। उसने अपना दोस्त किशोर उपाध्याय तक खो दिया। उसने 10 मंत्री जो आज भारतीय जनता पार्टी की ताकत बने हुए हैं वो सब कांग्रेस से वहां गए। आप सबने देखा ही।
या किसके कार्यकाल में गए? हरीश रावत के कार्यकाल में। हरीश रावत ने कोई भी काम अपने मुख्यमंत्री काल में ऐसा नहीं किया जिसको हम याद करें, कोई भी काम। हम चाहते थे कि टिहरी डैम आज यूपी असंवैधानिक तौर से हमारी बिजली खा रहा है, लेकिन नहीं, उसके लिए भी अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते कि हमारे संसाधनों पे हमारा संविधान, जबकि उससे पहले एक खुद जल मंत्री थे। तो आप ये देखिए, केंद्र में मंत्री व्यक्ति, वहां भी इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया और हम इनको बड़ा नेता मान के चलते रहे। तो ये दुर्भाग्य इस राज्य का, क्योंकि इस राज्य में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है कि इस समय की महारा कमजोर है, तो वो अपने गरेवान में झांके अगर, तो वहां तो जो अध्यक्ष है वो संगठन मंत्री जो आरएसएस का होता है, जो न संगठन में न सरकार में, उसके डंडे से कितना घबराते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये सबको जग जाहिर है। और ये डंडा बहुत तेजी से चल रहा है जब से केंद्र में मोदी जी कमजोर पड़े, अब ये डंडा बहुत मजबूती से चल रहा है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि आज चूहा बन के जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष काम कर रहा है, और यहाँ पे जो हमारे हरीश रावत जी हैं, उन्होंने अपना साथी प्रीतम सिंह भी उनके साथी थे। जब प्रीतम सिंह अध्यक्ष बना तो उनको परेशानी, जब किशोर उपाध्याय अध्यक्ष बना उनको परेशानी, जब मुख्यमंत्री के एक ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले अनुभवी नरेंद्र तिवारी जी, अगर वो ना होते तो इस समय तक इस राज्य का बाजा बच गया होता। उन्होंने बैठे बैठे पूरे विश्व के उद्योग उत्तराखंड में लिया है। और हमारा ये वर्तमान मुख्यमंत्री कितना उछल कूद मचाया, वो लंदन में कूद रहा है कि मैं ला रहा हूं, कहा मैं दुबई जा रहा हूं, मैं तमिलनाडु जा रहा हूं, मैं फलानी बंबई जा रहा हूं, और ढाक के 3 पास। कहाँ है इन्वेस्टर? तो इन चीजों, और कितना खर्चा, 200 करोड़ से ऊपर ज्यादा खर्चा इस तो ये जो समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है इस राज्य के लिए है। इस राज्य पूरी तौर से आज चौराहे पे खड़ा है, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और नफरत की पोटली लेकर घूम रहे हैं। पूरे प्रदेश में नफरत ही नफरत फैला दी है इन नेताओं ने। ये नेता तो हमारे अपने मुल्क के, वो देखिए आप अपने लिए काम कर रहे हैं, तनख्वाहें देखो उनकी। आज जो आप कभी कभी जो बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं और मिलजुल कर इस राज्य को लूट रहे हैं, और ये सबको मालूम है ये बात। इसलिए यहाँ की जनता बहुत असहाय महसूस कर रही है, उसको कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा। हम क्षेत्रीय दल धनबल के कारण इनके आगे कमजोर पड़ जा रहे हैं। ये धनबल क्या, मोहन काला जी, लोग कहते हैं ना कि इनको जीते हैं, ये जीते नहीं है, ये जितवाते हैं। ठीक है, थपले आज रुकेगा। मोहन काला जी, देखिए, सीपी जी ने बहुत सी बातें कही हैं, पर अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे इस उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर उत्तराखंड के विकास की ओर किसी ने ले जाने का काम किया तो वो कांग्रेस की सरकारों में ही सबसे ज्यादा होने का। नारायण दत्त तिवारी जी इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में हुए, तो वो भी कांग्रेस से थे। और जितने भी आज विकास की योजनाएं अगर आप देख रही हैं, चाहे मैं सितारगंज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, चाहे बादराबाद के विषय में बात करूं, चाहे सेलाकू इंडस्ट्रीज एरिया के विषय में बात करूं, चाहे मैं हरिद्वार में परिप्रेक्ष्य में, चाहे मैं रुड़की में करूं, ये तमाम इंडस्ट्रीज एरिया या विकास की जो नींव थी वो रखने का उन्होंने काम किया। अगर आप सीपी जी कह रहे हैं, एनडी तिवारी जी को तो कटघरे में वैसे भी कोई खड़ा नहीं कर रहा है मोहन जी, यहाँ पे तो कटघरे पे खड़े हरीश रावत जी, जिन्होंने अर्श से फर्श तक ले जाने का जो सफर तय किया है कांग्रेस के साथ। मोहन काला जी, यहाँ पर एनडी तिवारी जी के कार्यकाल में तो वैसे भी कोई उंगली नहीं उठा सकता है, और मुझे हमेशा लगता है कि एनडी तिवारी जी के कार्यकाल को कोई भी भूल नहीं पाया है। लेकिन बात यहाँ पर हरीश रावत जी की हो रही है, और हरीश रावत जी की सरकार के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बता दूं तो 800 से 1800 पेंशन योजना इस प्रदेश के अंदर। आप मुझे बताइए, मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ यात्रा जैसी योजना, आप मुझे बताइए होम स्टे जैसी योजना, ऐसी तमाम योजना जिन पर 1000 सड़क गांव को सड़कों से जोड़ने की योजना पे काम उन्होंने किया। आप अगर गैरसैंण के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बात करूं तो उन्होंने काम करने का काम किया। हमारी दोनों सरकारों ने
दोनों सरकारों ने जो है प्रदेश के विकास पर कहीं ना कहीं काम करने का काम किया। यहाँ 800 रुपए पेंशन, विधवा पेंशन योजना होती थी जिसको बढ़ाकर उन्होंने 1000 रुपए करने का काम किया। आप मुझे बताइए, यहाँ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, यहाँ मेरा क्या बोलते हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरे तीर्थ यात्रा, बुजुर्गों को बसों में निःशुल्क यात्रा, ऐसी तमाम योजनाएं, ठीक है, बहुत सी रविंद्र जी योजनाएं, की चाहे अंतिम मैं प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तेलुगु रविंद्र जी फटाफट अपनी बात को पूरा योजनाओं के करेगा। परिवेश से बात करूं, पंडित पुरोहितों के विषय में बात करूं, तमाम योजनाएं थी जिन योजनाओं रविंद्र को जी। धरातल पे उन्होंने उतारने का काम किया, और कांग्रेस ने लगातार विकास के लिए काम करने का काम किया इस प्रदेश के अंदर। ठीक है रविंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी फटाफट। मेरी प्रतिक्रिया क्या आप लेंगे? आज तो मोहन जी को ही जवाब देना था ज्यादा से ज्यादा, और आपने समय भी दिया। लेकिन जिस प्रकार से मोहन जी ने कहा कि हम सारी योजनाएं लेकर आए, हमने इतनी पेंशन लगाई, मुझे एक याद है 2017 में जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो उस समय एक अखबार में एक न्यूज छपी थी कि उत्तराखंड से 2.5 लाख बच्चे गायब। तो फिर पता लगा तो देखा कि वो जो योजनाओं में जो वजीफे का पैसा आता था, जैसे ही उसको आधार कार्ड से लिंक किया गया, वो 2.5 लाख ही गायब हो गए। तो देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार करते थे हरीश रावत जी, ये सबको पता है, उनके वीडियो तक। गणेश जोशी जी के भ्रष्टाचार पे बात सवाल तो ये उठता है कि भ्रष्टाचार हुआ तो हुआ, बीजेपी की सरकार में कार्रवाई कितनी हो गई उस मुद्दे पर? में रिपोर्ट दर्ज करने का दे दीजिए। मैं कह तो रहा हूँ आपको सारा कुछ याद रहेगा, पर धन सिंह रावत का आता है, आप आबकारी घोटाले पे बात नहीं करेंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपको जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पत्थर नहीं मारा करते रविंद्र भाई। कांग्रेस के लोगों आपको तो अगर आप इतनी ईमानदारी सरकार है। चलिए ठीक है, आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे नियुक्तियों पर सवाल, कांग्रेस पे बवाल। जिस तरीके से नियुक्तियां करण महरा द्वारा की गई थी, उनको प्रभारी शैलजा कुमारी द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। हालांकि इस लिस्ट पर करण महरा जी का कहना है कि वो दिल्ली जाकर बात करेंगे। अब इस पर आगे क्या कुछ होता है वो देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए K News इंडिया। नमस्कार।